हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी के इस प्रोग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं, मौजूदा हालात के हवाले से सवाल कर सकते हैं और सवाल के जवाब देने के लिए खास पैनलिस्ट भी हमारे साथ होते हैं। आज भी रोजाना की तरह हमने खास मेहमानों को मदऊ किया है और ये इन मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओमिक्रॉन के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त क्या हुई है, क्योंकि मौजूदा वक्त में ओमिक्रॉन धीरे धीरे पूरे मुल्क में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल इसकी तादाद 155 थी, यानी 155 थी, और जैसे ही दूसरा दिन सामने आया, यानी आज की अगर तादाद की हम बात करेंगे तो 200 तकरीबन केसेस ओमिक्रॉन के हो गए हैं, जिसमें एक यूटी है और दिल्ली में 54 केसेस सामने आए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी 54 केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। तो ये दो मकामात हैं और जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि ये दो शहर, कह लीजिए रियासत एक है और जिसमें एक यूटी शामिल है, ये दोनों बुरी तरीके से कोरोना के दूसरी लहर से मुतासिर हुए थे। तो क्या वो दिन दूर नहीं कि खुदा न खास्ता हालात ना बिगड़े इन दोनों जगह, जिस पूरे मुल्क में हालात तबाही के ना हो, जिस तरीके से हम लोग दूसरी लहर में देखते हुए आए हैं। तो किन चीज़ों पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भी हम ये देख रहे हैं कि लोग अपना और अपनों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन की इफिकेसी क्या है और इम्पैक्ट किस हद तक करता है, साथ ही इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमने दो खास मेहमानों को मदऊ किया है। नाज़रीन, आपको ये याद होगा कि चूंकि एलोपैथिक तरीक़ा इलाज और यूनानी तरीक़ा इलाज या एलोपैथिक होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से मुल्क के मुख्तलिफ मरीज़ों को शिफा पहुंचती है। हमने देखा था कि कोरोना में कई सारे लोग यूनानी के तरीक़ा इलाज पर भी मुनहसर होते हुए दिखाई दिए थे। तो ये तरीक़ा यूनानी का ये ओमिक्रॉन से बचने के लिए, साथ ही मौजूदा हवाले से किस तरह से असरअंदाज साबित हो रहा है या फिर हो सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने खास मेहमानों को मदऊ किया है, जिसमें डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब शामिल हैं। राजीव दास गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका तारुफ करा दो, मेंबर हैं नेशनल AEFI कमेटी यानी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के। आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान दूसरे विंडो में आप उन्हें देख पा रहे हैं, मौलाना हकीम सैयद अफजल हुसैन कासमी साहब। आप एक्सपर्ट हैं यूनानी मेडिसिन के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। उम्मीद करते हैं आपको भी आवाज हमारी मिल पा रही होगी। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, आपके पास आएंगे क्योंकि आप उस कमेटी का हिस्सा हैं जो ये पता करने में मशगूल रहती है कि मौजूदा वक्त में जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो किस हद तक एडवर्स इफेक्ट लेकर आ रहे हैं, या फिर इस हवाले से कुछ चौंकाने वाली ऐसी बात ना सामने आई हो जिसे लोगों को जानना बहुत जरूरी हो, तो क्या है वो? जी शुक्रिया। अब तक की जो जानकारी है, जैसे आपने बताया कि भारत में 200 के करीब केसेस आइडेंटिफाई हुए। चूंकि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये ज्यादातर बहुत माइल्ड सिम्टम्स करते हैं या तो एसिम्प्टोमेटिक है, तो इसलिए इसमें ये चांस कम है कि लोग बीमार हो जाए और स्वास्थ्य सेवक। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लिहाजा आपकी कनेक्शन को थोड़ा दुरुस्त कर लिया जाए, फिर उसके पास मैं आपके पास पहुंचूंगी। अभी रुख कर लेते हैं मौलाना हकीम सैयद साहब का। मौलाना साहब, आपने कोरोना दौर में लोगों को मुफीद दवाएं दी। इस वक्त अगर ओमिक्रॉन के हवाले से बात की जाए तो यूनानी तरीका इलाज क्या कहता है? बहुत बहुत शुक्रिया। यूनानी तरीका इलाज हो या मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हो, तमाम तरीका है इलाज के अंदर सबसे बेहतरीन जो तदबीर है इस मरज से, इस वबा से बचने के लिए, वो है एहतियात। बिल्कुल। और एहतियात तमाम सिस्टम में मुश्तरक है, लेकिन कोई ऐसी दवा मुतय्यन तौर पे नहीं कही जा सकती, नहीं बताई जा सकती, नहीं तजवीज की जा सकती कि जो इस मरज के लिए शाफी और काफी इलाज साबित हो। अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरह के दवाएं जो है तजवीज की जाती हैं जी। और यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जदीद तरीका इलाज हो, सब में जो है
अलग अलग मरीजों में अलग अलग अलामात के तहत जो है उनका तिब्बी मदावा किया जाता है। जी, तो ये जी। तरीके इलाज के हवाले से बातचीत कर रहे थे मौलाना साहब। अब रुख कर लेते हैं डॉक्टर राजीव साहब का। डॉक्टर राजीव साहब, आपसे जो सवाल मैंने किया था उसकी तफसीलात आप लोगों को एक बार फिर से बताएं। बात कर रहे थे कि ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है, अब तक जो जानकारी है और खासकर माइल्ड है या नहीं, हो सकता है आपका अभी ऑडियो दुरुस्त नहीं हुई है, लिहाजा एक बार फिर से हम टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डॉक्टर राजीव साहब का ऑडियो दुरुस्त करें। और साथ ही साथ नाजरीन से अपील है कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि चलती रहेगी जिंदगी में बॉटम में आप देख पा रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर नंबरात हमारे फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़ें। जो लोग यूनानी तरीके इलाज को का सहारा लेते हैं और ठीक हुए हैं, उन्हें किन किन फवायद का सामना रहा और किस तरह के नुकसानात थे और परेशानी थी जिसके बाद वो इस तरीके इलाज की जानिब गामजन हुए, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और किसी तरह से वो परेशान हैं और वो चाहते हैं कि यूनानी तिब्बी तरीका वो अपनाएं और किसी भी तरीके के मर्ज के लिए तो वो डॉक्टर हकीम साहब से बात कर सकते हैं, चूंकि हमारे साथ वो मौजूद हैं। मौलाना हकीम साहब, हमने ये देखा है, अगर एक जनरल क्वेश्चन की हम बात करें तो एलोपैथी और होम्योपैथी और यूनानी तीन ये बड़े तरीके इलाज हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। लेकिन एट द एंड अगर सोल्यूशन की बात करें तो ये तीनों तरीके इलाज ऐसे हैं जिससे मरीज को फायदा पहुंचता है। जी, बिल्कुल पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है। और ये तीनों तरीका है इलाज नहायत ही मौसर हैं, सारी दुनिया में इनको जाना और पहचाना जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में बतौर खास आयुर्वेदिक और यूनानी तरीका इलाज का बहुत चलन है और उसकी बहुत सारी कलीदी वजूहात हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त उसका मौजू नहीं है। तो यूनानी मेडिसिन को मौजूदा वक्त में आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, यूनानी मेडिसिन को हम जो है तरक्की और इर्तिकाई दौर में बहुत पेश देखते हैं और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और एलोपैथिक के शाना बशाना चलता हुआ देख रहे हैं। और हमें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि पिछले 50 साल, गुज़िश्ता 50 साल की बनिस्बत अब और मुस्तकबिल करीब में ये सिस्टम और तरीका इलाज जो है अपने बुलंद तरीन इर्तिकाई मंजिलों को छुएगा इंशाअल्लाह। और उसमें बड़े मौके हैं और लोगों की इफादियत के हिसाब के हवाले से इस तरीका इलाज ने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, माजी में भी, हाल में भी, इस वक्त और मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह हम इसकी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजीव साहब, एक बार फिर से नाज़रीन को हम बता दें कि डॉक्टर राजीव साहब का उस कमेटी से ताल्लुक है जिसका नाम है AEFI, यानी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। कोरोना दौर में हमने देखा कि इस टीम ने पेश रहते हुए जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे थे उसका पता लगाया। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अपने नाज़रीन के लिए बता दें कि कई जगह से ऐसी खबरें मौसूल हुई थी जहाँ पर पहला वैक्सीन दूसरी कंपनी का लगा और दूसरा वैक्सीन किसी और कंपनी का लगा लिया गया। तो उस ऐसे में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन तमाम चीजों को पर सर्च करती हुई कमेटी देखी गई थी। अभी चूंकि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, लिहाजा ओमिक्रॉन के हवाले से इस वक्त ये कमेटी क्या कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब। शुक्रिया। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओमिक्रॉन अब तक की जो उसकी जो तस्वीर है वो ये है कि वो बहुत एक माइल्ड क्लिनिकल सिम्टम्स हैं इनकी, यानी थोड़े से सर्दी जुकाम, थोड़े से खांसी, इस तरह का सिम्टम्स है। बहुत गंभीर कोई सिम्टम्स नहीं है ज़्यादातर केसेस में। और भारत में अब तक के जो केसेस हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री ने कल पार्लियामेंट में जो बयान दिया है, उन्होंने ये इस बात की चर्चा की, इस बात की पुष्टि की कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस भारत में अब तक माइल्ड पाए गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं हो सकते। कई विश्व भर में कई देशों में हम ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं
कुछ जगह जहां इंटेंसिव केयर की क्षमता जो है वो कम है, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स एक ऐसी देश है जी। जिन्होंने लॉकडाउन का भी डिसीजन लिया है। भारत में इस समय कोई सख्ती नहीं दिखाई गई किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे कि लॉकडाउन, इस तरह की कोई सख्ती नहीं दिखाई गई। लेकिन हर सरकार ने, हर विभाग ने बार बार यही मशवरा दिया है आम जनता को कि सारी सावधानियां बरतें। बिल्कुल, मशवरे तो दिए जा रहे हैं हर प्लेटफॉर्म से, लेकिन उन मशवरों पर अमल लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ सख्ती बरतनी चाहिए? दोनों बातें हैं। एक तो यह है कि जो कम्युनिकेशंस टेक्निक्स हैं उसको और भी नुआंस किया जाए, अलग अलग कम्युनिकेशन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाए, और ज़रूरत पड़ने पर सख्ती की भी ज़रूरत हो सकती है। ट्रैवल में रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, दुकानों में रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, पर हर सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो इस बात पे नज़र रख रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं। सही वक्त पे वो ज़रूर सही कदम लेंगे। बिल्कुल, तो सरकार की तरफ से इस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। कोरोना दौर में हमने देखा था, खासकर दूसरी लहर के दरमियान की अफरा तफरी का आलम था, तो ऐसे हालात दोबारा ना बने, इसको लेकर हम सब को तैयार रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भले ही धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है मौलाना हकीम साहब, लेकिन इससे किस हद तक डरने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन उस तरह ख़तरनाक हो सकता है जैसे दूसरी लहर में कोरोना ने तबाही मचाई थी। जी, जिस तरह लोगों का ख्याल ये है कि पिछली लहर की तरह ये ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता है, जैसे इसका इम्कान है, इसी तरह ये भी इम्कान है कि ये खतरनाक हो भी सकता है। लिहाजा जी बोले हकीम साहब की एहतियात हम बरतें और एहतियात में शिद्दत और सख्ती लाई जाए हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, और तमाम शहरी जो हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, हम लोग अपने तौर पे अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने खानदान में इसकी एहतियाती तदाबीर को वजारत सेहत के गाइडलाइन के मुताबिक उस पर सख्ती से अमल करने का एक रुझान पैदा करें और लोगों में बेदारी लाएं। मेरे ख्याल में सबसे अहम तरीका बचने का यही है इससे। बिल्कुल, तो तमाम डॉक्टरों का ये कहना है, चाहे वो एलोपैथ से जुड़े हुए हों, चाहे वो यूनानी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आयुर्वेद से जुड़े हुए हों, सभी का एक ही कहना है कि एहतियात ज़रूरी है। अगर आप एहतियात रखेंगे तो हालात जो है सीवियरिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, यानी ख़राब नहीं होंगे। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहेंगे, चूँकि अभी वैक्सीनेशन का अमल चल ही रहा है। 54% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें फुली वैक्सीनेट किया जा चुका है। अभी भी माना जा सकता है कि तकरीबन आधी आबादी अभी भी बाकी है, लेकिन कोरोना के दूसरे वेरिएंट से अब तो चैलेंज मजीद बढ़ रहा है। जी, ये ओमाइक्रॉन ने बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि गोल पोस्ट को शिफ्ट करा दिया है। जो ये 55% या 90% सिंगल डोज की बात है हिंदुस्तान में, ये ऑल एडल्ट्स की बात हो रही है, पूरी पॉपुलेशन की नहीं, क्योंकि इस समय एडल्ट्स यानी 18 साल के ज़्यादा जो उम्र के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन हो रही है। तो इसमें वैक्सीनेशन में 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो यह है कि ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। सभी इसमें भाग ले रहे हैं। कोई मेजर कोई रिलक्टेंस या रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन थोड़े से जो भय भाव है वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वेमेन जो है, क्योंकि इन्होंने इस ग्रुप में पहले वैक्सीन नहीं था इस ग्रुप के लिए, बाद में इसकी मंजूरी दी गई, तो इसको लेके थोड़े से कंफ्यूजन या थोड़े से भय है इस ग्रुप में। लेकिन हम ये दोबारा दोहराना चाह रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट है या जो लैक्टेटिंग है यानी बच्चे को जो दूध पिला रहे हैं, उनमें कोई खतरा नहीं है। वो ज़रूर अपना वैक्सीनेशन ले, पहला डोज ज़रूर ले, और अगर पहला ले चुके हैं तो दूसरा ज़रूर पूरा करें।
जी बिल्कुल, तो ये हिदायत हैं डॉक्टरों की तरफ से। डॉक्टर हकीम साहब, आपके पास मैं आऊंगी। अगर मौजूदा वक्त में बच्चों की वैक्सीन को लेकर एक मुहावरा है कि दूर की कौड़ी साबित होना, ऐसा ही लग रहा है। जी हाँ, देखिए बच्चे जो है हमारे जो कौम मिल्लत के बच्चे हैं, तिफलान कौम हैं, ये हमारे मुस्तकबिल का सरमाया हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़, इनका बचाव और इनकी सेहत और आफियत की निगहदाश्त हम सब की जिम्मेदारी है। अगर इस हवाले से कुछ वैक्सीन उनके लिए मुतारफ कराती है जदीद मेडिकल साइंस, तो हमें इसके मुस्बत जो है तवक्कुआत को सामने फिर भी आपके मुताबिक क्या लगता है कि आखिर क्यों देरी हो रही? क्योंकि कई बार होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी कहा गया है और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ से कहा गया है कि बच्चों को टीका दिया जा सकता है, लेकिन हालांकि तहरीरी तौर पर अभी मंजूरी नहीं मिली। इसलिए कि मैंने अर्ज किया ना कि ये जो है नाजुक अंदाम, नाजुक जिस्म और इनकी ये जो है कुव्वत नुमू जो इनका जो है वो बहुत ही नाजुक मरहले से गुजरता होता है। इसलिए कोई भी दवाई जल्दबाजी में या वैक्सीन का इनके जिस्म में उसको इंजेक्ट करना या मुस्तकबिल में बचाव के लिए उन दवाओं का इस्तेमाल करना रिस्की हो सकता है। इसलिए हमारी वजारत सेहत और हुकूमत भी और सारी दुनिया के जो मेडिकल और तिब्बी साइंसदान हैं, मुहक्किकीन हैं, इस पर हद दर्जा एहतियात बरत रहे हैं और उनका ये एहतियात बरतना मेरे ख्याल में खुश आइंद है और अच्छी चीज है। बिल्कुल। तो डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, हम ये देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जहां एक तरफ आ रहा है, पेरेंट्स और जाहिर सी बात है उनमें खदशात लाहक हो रहे होंगे कि कोरोना अभी गया नहीं, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन बच्चों का टीका अभी लग नहीं रहा है, लगना शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में उनके जहन में यही सवाल है, वो लोग जो बेदार हैं कि कब बच्चों का टीका उन्हें मिलेगा और कब अपने बच्चों को वो सेव कर पाएंगे, सेफ्टी वॉल के अंदर रख पाएंगे। इस हवाले से अभी और कितना इंतजार करना पड़ सकता है? बात पे जो केंद्र सरकार है, जो एडवाइजरी बॉडीज हैं जैसे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एनटेगी और जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एंड एडवैक, दोनों बॉडीज जो हैं इन दोनों बातों पे बूस्टर या एडिशनल डोजेस प्लस जो चिल्ड्रन या खासकर जो एडोलेसेंट्स हैं, इसमें मैं चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में थोड़े से फर्क ये है कि जहां तक कोरोना वायरस ट्रांसमिशन की बात है, जो 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो लगभग एडल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं ट्रांसमिशन के मामले में, और जो छोटे बच्चे हैं 12 साल से छोटे यानी जो जैसे प्राइमरी या मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, इनमें ट्रांसमिशन रिलेटिवली कम है। तो इसलिए इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एडोलेसेंट्स पे ध्यान दें और उनमें भी जो बच्चे मेडिकली जो वल्नरेबल हैं, जैसे हमने देखा था कि एडल्ट वैक्सीनेशन जब शुरू हुए थे, जो वल्नरेबल थे एज के हिसाब से 60 साल से ज़्यादा, वहाँ से हमने शुरू किए थे। तो यही अप्रोच एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन के लिए भी होना है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस बात की घोषणा ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है और इंतज़ार ही किया जा सकता है। अब देखना ही होगा कि इस हवाले से कब एडवाइजरी जारी की जाती है। डॉक्टर राजीव साहब, आपसे मेरा सवाल ये, चूँकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैला था, ओमिक्रॉन के हवाले से लोग लापरवाह हैं, लोगों को ये लगता नहीं है कि पहले जैसी हालात हो सकती हैं। क्या आप तमाम डॉक्टर्स ये मानते हैं कि जैसा कोरोना फैला था उतनी इसमें इफेक्टिवनेस नहीं है या फिर स्प्रेडिटिटी उतनी नहीं है ओमिक्रॉन में जो पहले हालात बन चुके थे? नहीं, इस बात को थोड़े से और गहराई से समझना पड़ेगा। जो ओरिजिनल वुहान से जो जिसकी शुरुआत हुए थे, जो पेरेंट स्ट्रेन हम जिसे कहते हैं, पेरेंट स्ट्रेन के बाद अल्फा वेरिएंट हमें देखने को मिला भारत में और डेल्टा वेरिएंट हमने देखा हिंदुस्तान में। खासकर डेल्टा में मौत बहुत ज़्यादा थे, बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैली थी और काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई थी, ये हम सबको पता है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इसके अलावा भी कई सारे वेरिएंट्स हैं दुनिया भर में, बट भारत में ये मेन वेरिएंट्स रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, अब तक की जो एक्सपीरियंस है दुनिया भर में वो ये है कि ये 2 से 3 दिन में इसका डबलिंग टाइम है। यानी अगर आज 10 केस हैं तो आप समझ लीजिए कि 2 दिन में ये 20 होंगे, 4 दिन में 40 होंगे,
यानी एक हफ्ता में 80 से 100 के करीब केसेस हो जाएंगे। अगर आज 10 है, वही 10, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जैसे इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन 1.4 बिलियन के आसपास, यहाँ अगर ये तेजी से फैलने लगे, हालांकि ये माइल्ड है, लेकिन उनमें भी जो सीरियस मरीज जो होंगे उनके संख्या भी काफी ज्यादा होंगे, और ये रिस्क जरूर है कि हॉस्पिटल सिस्टम्स को ये ओवरवेलम कर दे। यही आशंका है। ये जरूर है कि ओवरऑल माइल्ड है, इसके पिक्चर ज्यादातर लोगों में, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको बहुत लाइटली इग्नोर करें या लाइट लें। इग्नोर करें, इस पे जरूर इसको सीरियसली लेना चाहिए, सरकार को भी और आम जनता को भी। डॉक्टर हकीम साहब, आपका क्या कहना है इस हवाले से? जी, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, और बहुत तशफ़ी बख्श उन्होंने रहनुमाई फरमाई और जवाब दे रहे थे। देखिए, ये माइल्ड है, बहुत हल्का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी इस बात से डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे और इत्तेफाक रखेंगे कि अगर उस मरीज को जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, अल्लाह न करे, या होगा मुस्तकबिल में, तो अगर पहले से कोई तनफ्फुसी निजाम में कोई तकलीफ है, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, तो उनके लिए ये परेशानी का बाइस हो सकता है। बिल्कुल, बावजूद है कि ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा। यानी जो दूसरी मर्ज में पहले से मुब्तला हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है ओमिक्रॉन के हवाले से, तो ज्यादा परेशानी हो सकती है। लिहाजा इन तमाम चीजों का नाज़रीन को ध्यान रखना होगा, अपना खुद का और अपनों का भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चलती रहेगी जिंदगी में साथ देने के लिए और जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।